हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन पेपर है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 यानी मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन पेपर है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नेचर ऑफ क्वेश्चंस। इसमें 20 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे एंड 10 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे फॉर ईच सेक्शन। यानी आपको फिजिक्स में भी ऐसे ही मिलेगा, मैथ में भी ऐसे ही मिलेगा और केमिस्ट्री में भी सेम पैटर्न रहेगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, उसमें क्या है, स्टूडेंट हैव चॉइस टू आंसर 5 आउट ऑफ 10 न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर बेस्ड क्वेश्चन आस्क इन सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन ए से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस आर। मतलब आपको ए एंड बी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए आपको पहले जो कंपाउंड दिया है उसके HBr से रिएक्शन है तो आपको ए बताना है एंड सेकंड कंपाउंड जो है उसमें आपको बी बताना है कि क्या होगा। करेक्ट। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन, यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन है इसका, यहाँ पर आपको फर्स्ट रिएक्शन कर रहा हूँ। तो देखिए ये आपका सबसे पहले बेंजीन रिंग बना देना है जैसा आपको दिया है OH और नीचे दिया हुआ है CH2OH दिया हुआ है। करेक्ट। इसकी रिएक्शन आपको HBr के साथ करानी है, HBr। ठीक है, और उसको हीट करना है। तो इसका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका, यानी आपका दो जगह पे OH है, एक्चुअली में एक बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है और दूसरा आपका है CH2OH। करेक्ट। तो देखिए ये कौन सा रिप्लेस होगा यहाँ पर, यदि आप देखोगे तो Br किसको रिप्लेस करेगा, तो Br किसको रिप्लेस करना चाहिए। करेक्ट ना। तो इसमें आप देखोगे कि ये Br जो है ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर ये रेजोनेंस में रहता है, कॉन्जुगेशन में रहेगा बेंजीन रिंग के साथ में। लेकिन ये जो H है जो CH2 के साथ में है ये पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर के साथ में नहीं है। तो Br क्या करेगा, Br इस OH को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि यहाँ का जो CH2 है वो निकल जाएगा, मतलब CH2 के साथ OH जो है वो निकल जाएगा और हमारा Br है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हमारा जो ए कंपाउंड होगा वो होगा ये वाला कंपाउंड। करेक्ट। तो ये वाला कंपाउंड हम देखेंगे। दूसरा जो है हमारा बी कंपाउंड क्या होगा, तो दूसरी रिएक्शन हमारी और देखिए, यदि हम इस रिएक्शन को भी देखें तो देखिए ये हमारा कंपाउंड है, इसकी भी रिएक्शन हमको HBr के साथ में करानी है और इसको हीट कर देना है। तो हमारा कंपाउंड बी बनेगा। तो हमारा बी क्या होगा, तो यहाँ पर भी देखिए Br जो है वो कहाँ जाएगा और H कहाँ जाएगा। तो देखिए ये बॉन्ड जो है ये आपका OCH3 के बीच से क्या होगा, ब्रेक होगा। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और Br में तो Br जो है वो माइनस रहेगा एंड H क्या होगा, प्लस रहेगा। तो ये H जो है ये आपके ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और CH3 जो है Br निकल जाएगा। तो आपका जो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो ये होगा। यहाँ पर आपका OH आ गया है और यहाँ पर भी आपका OH आ गया है एंड प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, CH3 Br निकल जाएगा। करेक्ट। तो हमारे जो आंसर हैं, जो दो आंसर हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो फर्स्ट आंसर हमारा है ये वाला और सेकंड आंसर जो है हमारा ये वाला है। करेक्ट। तो ये जो आंसर है ये हमारा किस में मैच कर रहा है ऑप्शन में, वो हम चेक करेंगे। तो देखिए इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फॉलोइंग फॉर्म ऑफ वाटर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाई। करेक्ट। तो यहाँ पर आपको देखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगा और सबसे कम किस में होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ के ऊपर कि जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है आपका लिक्विड वाटर, आइस और इम्प्योर वाटर। तो इन अंदर सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो आइस में होती है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरीके से होगा, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम जो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो आपके लिक्विड वाटर में होगी। करेक्ट।
तो ये आपका आएगा सेकंड आपका लिक्विड वाटर। और इससे भी कम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो होती है आपकी इम्प्योर वाटर के अंदर, करेक्ट। तो यहाँ पर आएगा आपका इम्प्योर वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में होगी? आइस के अंदर। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, करेक्ट। यानी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस में होता है, उससे कम आपका लिक्विड वाटर में होगा, और सबसे कम आपका किस में होगा? इम्प्योर वाटर में होगा। और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यदि हम टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखें तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/, टेम्परेचर होता है, करेक्ट। तो यू नो दैट आइस का जो टेम्परेचर है वो सबसे कम होगा, और आइस का टेम्परेचर कम होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टेबिलिटी को लेके है, करेक्ट। तो इसमें बताना है आपको कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज। यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर दी गई है, करेक्ट, और हमको ये देखना है कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, करेक्ट। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन 1 में देखते हैं कि यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी। तो आप रेजोनेंस के कुछ रूल्स हैं, आपको पता होगा कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होना चाहिए, करेक्ट। तो देखिए जब हम ऑप्शन यहाँ पर चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर OCH दिया हुआ है, एंड देन फिर सेकंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके बाद नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ पर दिया हुआ है, करेक्ट। आप बी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आपका पहले नेगेटिव चार्ज है, फिर बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर आपका क्या दिया है? पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। एंड डी ऑप्शन में भी यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड दिखाए गए हैं, करेक्ट। तो सबसे लिस्ट स्टेबल की यदि हम बात करें, क्योंकि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो सबसे लिस्ट स्टेबल आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में देखिए कि रूल ये है, मैंने आपको अभी भी बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, और यहाँ पर जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर गिवन है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इस कंपाउंड की सबसे कम होगी। तो आप ये ऑर्डर होगा आपका सबसे लिस्ट स्टेबिलिटी, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। तो यहाँ पर हम सी लिखेंगे। उसके बाद क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसके ऊपर है? ऑक्सीजन एटम के ऊपर है, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। उससे ज़्यादा जब स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे तो फिर उससे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो कंपाउंड देखिए बी, करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या रहते हैं? लोन पेयर रहते हैं, करेक्ट। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? रेजोनेंस में यहाँ पर जाएगा, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर बैक बॉन्डिंग भी पॉसिबल है, करेक्ट। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? बी की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ पर भी क्या होगा? अगला ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, करेक्ट। किससे कंपैरिजन में? सी के कंपैरिजन में। और ये किसकी वजह से हो रहा है ऐसा? बैक बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है, यानी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। उससे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? हमारे पास ऑप्शन बचा है अभी ए और डी ऑप्शन बचा हुआ है, करेक्ट। तो उसके बाद जो अगला ऑप्शन होगा जो स्टेबिलिटी है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है ना इस कंडीशन के ऊपर, और यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट। और यहाँ पर हमारा क्या आता है? लोन पेयर रहता है, करेक्ट। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? एज कम्पेयर टू बी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, करेक्ट। एंड लास्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो ऑप्शन डी की होगी, करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट। इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया है, और यहाँ पर देखिए 2 पाई बॉन्ड भी आए हैं, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, करेक्ट। और यहाँ पर प्लस साइन भी है। तो जब कॉन्जुगेशन होता है तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कोवलेंट जो करेक्टर होंगे, यानी कोवलेंट बॉन्ड भी क्या होगा? ज़्यादा है, और यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट भी लागू होता है, करेक्ट। तो इसकी वजह से डी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या है? मोर कोवलेंट बॉन्ड है, करेक्ट। और यहाँ पर क्या होगा? प्लस एम इफेक्ट भी लागू है। तो इसकी वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए सी, बी, ए, डी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग दिए गए हैं। हमारा करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए था सी, बी, ए और डी। तो यहाँ पर
स्टूडेंट्स को बोनस मार्क मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर क्या है, आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। तो इस सीक्वेंस में आपको ये बताना है कि आर क्या होगा हमारा, करेक्ट। तो यहाँ पर आर को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो ये रिएक्शन हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि ये रिएक्शन क्या होनी चाहिए, करेक्ट। तो देखिए रिएक्शन इस तरह से होती है, आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या होगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, यहाँ पर हमारा Cl है और यहाँ पर हमारा होता है C डबल बॉन्ड O और CH3 दिया हुआ है, करेक्ट। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaCN के साथ में। तो यहाँ पर ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, करेक्ट। तो जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो आपका अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा। Cl तो यहाँ पर है अपनी जगह पे, यहाँ पर देखिए C, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा और Cn माइनस होता है, Na प्लस होता है, तो Cn जो है यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका O माइनस, यहाँ पर आपका Cn बन जाएगा और यहाँ पर आपका CH3 है, करेक्ट। अब इसकी रिएक्शन आप कराते हो HOAC, ठीक है, यानी आप एसिटिक एसिड के साथ कराते हो। तो अगला जो कंपाउंड बनता है आपका वो ये बनेगा, यानी C, यहाँ पर आपका OH आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पर आपका ऑलरेडी CH3 है और Cn जो है जब आप इसका HOAC के साथ में जब रिएक्शन कराते हो तो ये बन जाता है आपका C डबल बॉन्ड OH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट। तो ये एक इंटरमीडिएट बनेगा। उसके बाद इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन हमको किसके साथ करानी है, अगेन एसिड की प्रेजेंस में हमको यहाँ पर लेना है C2H5OH, करेक्ट। इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करना है। तो यू नो दैट अल्कोहल और एसिड ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, एस्टर बना लेते हैं। तो हमारा एक इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बनेगा एस्टर, वो क्या होगा देखिए। तो ये होगा हमारा, यहाँ पर हमारा Cl है ऑलरेडी, यहाँ पर हमारा आ गया COH, नीचे आपका क्या है CH3 और यहाँ पर हमारा बन जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड O C2H5। ये हमारा कंपाउंड बनेगा, करेक्ट। ये इंटरमीडिएट है। अब इसकी रिएक्शन जो है हम किसके साथ करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में इसकी रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा, यानी CH3MgBr, इसकी रिएक्शन हमको करानी है, ठीक है, इन प्रेजेंस। और उसके बाद इसका क्या करा देना है, हाइड्रोलिसिस करा देना है H3O+। तो क्या होगा कि कार्बोनिल ग्रुप है वहाँ पर आपका CH3 क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो आपका जो करेक्ट जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड ये होगा। यहाँ पर तो आपका Cl था ऑलरेडी, यहाँ पर C, यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर आपका CH3 ऐड हो जाएगा। उसके बाद एक C यहाँ पर है, यहाँ पर भी आपके CH3 जो मिथाइल इससे आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हम चेक करेंगे कि हमारा किस में मिल रहा है। तो आप देखिए ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है, करेक्ट। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कोबाल्ट रेस्पेक्टिवली इन CH3 NH3 होल 5 एंड Cl एंड Cl2। यहाँ पर ये जो Cl है ये गलत है, एक्चुअली में यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज समझना है, यानी CO NH3 5 एंड Cl और ब्रैकेट के बाहर Cl2 है। तो इसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बताना है। तो देखिए प्राइमरी वैलेंसी जो है वो डिपेंड करती है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। तो यहाँ पर हम यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें इसका कंपाउंड का CO NH3 5 Cl एंड Cl2, तो जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो ये देखिए X हो गया, 5 अमोनिया है, अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज होता है, प्लस अंदर क्लोरीन कितने हैं, टोटल 3 क्लोरीन है, एक के ऊपर -1 होता है, इजिकल टू 0 करेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है आपका X, ये हो जाता है आपका 0 और ये 3 जो है ये हो जाएंगे आपके -3, करेक्ट। तो -3 इजिकल टू 0, तो X विल भी कितना आता है, +3। तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +3 आ रहा है, जो आपके किसको बताता है, प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी आपकी, तो सेकेंडरी वैलेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ लिगेंड्स के ऊपर डिपेंड करती है, करेक्ट, नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 है। 6 कैसे हुए,
हमारे पास 5 तो अमोनिया मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल जो है हमारा, एक एटम जो है क्लोरीन का भी है, करेक्ट। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, 6 है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अकॉर्डिंग टू दिस हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो प्राइमरी वैलेंसी 3 होगी जो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होगी, करेक्ट। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो हमारी 6 होगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड कनेक्ट देखना है और नंबर ऑफ लिगेंड कितने होंगे, 5 अमोनिया मॉलिक्यूल और 1 क्लोरीन है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 5। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एन अमोनिकल metal salt solution gives a brilliant red precipitate on addition of dimethyl glyoxime. The metal ion is. तो देखिए DMG के साथ जो रिएक्शन करता है एक्चुअली में वो निकल करता है, करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये है। देखिए निकल के साथ इसकी रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए निकल का जब साल्ट होता है तो निकल क्लोराइड लेते हैं, करेक्ट, और उसका रिएक्शन जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, करेक्ट, और DMG के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। DMG का मतलब होता है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। तो यहाँ पर आपका जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो है NiDMG, करेक्ट। ये आपका क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जिसका कलर जो होता है वो होता है आपका कलर रेड रेड PPT यहाँ पर आता है, करेक्ट। तो आपको बताना था कि वो कौन सा मेटल होगा, करेक्ट। तो वो जो प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी निकल 2+। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि रिएक्शन ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड विद अमोनिया एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड गिव्स ए विच ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव BeF2 एंड NH4F एंड व्हाट इज ए। मतलब आपको वो कंपाउंड बताना है जो क्या होगा, डिकम्पोज होकर के आपको क्या दे रहा है, NH4F दे रहा है और BeF2 दे रहा है, करेक्ट। तो ये रिएक्शन देखो ये इस तरीके से होती है रिएक्शन। NH3 यानी आपका जो फर्स्ट कंपाउंड है BeF2, करेक्ट, F4 जब ये डिकम्पोज होता है, इसको हम डिकम्पोज करेंगे तो जो ये डिकम्पोज होके देता है आपको BeF2 एन प्लस NH4F यानी अमोनियम फ्लोराइड। तो आपके जो दो कंपाउंड मिलेंगे जो, तो इसका मतलब है कि हमारा सब्सटेंसेस ए क्या है, हमारा सब्सटेंसेस है NH3 का होल ट्वाइस एंड BeF4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट वन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, यानी लिस्ट 1 में कुछ दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में आपको उनको क्या करना है, मैच करना है ना। तो ये क्या होगा देखिए, तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है रिवर बैटरी फर्नेस, उसके बाद ऑप्शन बी में दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सी में दिया हुआ है आपका ब्लास्ट फर्नेस एंड डी में दिया हुआ है आपका जोन रिफाइनिंग फर्नेस। कर तो आगे देखिए पिग आयरन दिया है, सेकंड कॉलम में एल्यूमिनियम दिया है, सिलिकॉन दिया है और कॉपर दिया है। तो आप देखोगे तो रिवर बैटरी फर्नेस जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, कॉपर के लिए यूज़ होता है। तो रिवर बैटरी फर्नेस के लिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे, कॉपर। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, रिवर बैटरी फर्नेस के लिए ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, वो एल्यूमिनियम के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये हमारा यहाँ पर एल्यूमिनियम हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस जो है वो आयरन के लिए यूज़ करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर पिग आयरन आ जाएगा। एंड लास्ट है जोन रिफाइनिंग, तो जोन रिफाइनिंग जो प्रोसेस है वो सेमीकंडक्टर के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमारा सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, करेक्ट। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वही होगा, फर्स्ट में आपका क्या होगा, फोर्थ होगा रिवर बैटरी फर्नेस, और सेकंड में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका सेकंड होगा, यानी बी में सेकंड होगा, सी में आपका फर्स्ट होगा और डी में आपका क्या होगा, 3 होगा। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो यहाँ पर भी आपको लिस्ट जो है वो मैच करनी है, करेक्ट। तो सबसे पहले देखिए क्लोरोफिल दिया हुआ है, तो क्लोरोफिल में जो सॉल्ट होता है वो आपको पता ही है कि उसमें मैग्नीशियम मेटल रहता है। तो क्लोरोफिल किससे मैच करेगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी मैग्नीशियम होता है उसके अंदर। सोडा है, सोडा है सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, तो बी का जो होगा सोडा एस वो होगा आपका सोडियम कार्बोनेट यानी फर्स्ट वन होगा, है ना। उसके बाद में आता है डेंटिस्ट्री और ऑर्नामेंटल वर्क में, उसमें यूज़ करते हैं आपका जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट यूज़ करते हैं एक्चुअली में,
तो ये आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। एंड लास्ट आता है यूज इन वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हो, स्लैक लाइम यूज़ करते हो, तो वो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर है आपका 2। तो देखिए फर्स्ट में मैं वापस बताता हूँ, क्लोरोफिल जो Mg2+ है, सोडा एस आपका सोडियम कार्बोनेट होगा, और डेंटिस्ट्री ऑर्नामेंटल वर्क में कैल्शियम सल्फेट यूज़ होता है फिलिंग वगैरह के लिए, और यूज इन वाइट वॉशिंग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन फाइंड आउट द ए। आपको यहाँ पर ए फाइंड आउट करना है, करेक्ट। ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, तो आपको ये मेजर प्रोडक्ट पहचानना है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन बोलते हैं यहाँ पर, करेक्ट। तो इसका मैकेनिज्म यदि हम देखेंगे तो इसका मैकेनिज्म इस टाइप से होता है। देखिए ये हमारा कंपाउंड है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है C, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है, करेक्ट। जब इसकी रिएक्शन हम HBr से कराते हैं तो H+ इसको क्या करता है, अटैक करता है। तो H+ जो है यहाँ अटैक करता है, तो ये बॉन्ड जो है यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, करेक्ट। तो आपका जो इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बनता है वो आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है C, यहाँ पर CH3 होगा और यहाँ पर भी CH3 बन चुका है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है, करेक्ट। तो अगले स्टेप में एक इंटरमीडिएट बनेगा, करेक्ट। वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ हम इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट, करेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पर, करेक्ट, रीअरेंजमेंट। और उसको आप क्या बोल सकते हो, रिंग एक्सपेंशन, करेक्ट। तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होता है, करेक्ट। तो जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो आपका क्या इंटरमीडिएट बनेगा, तो देखिए यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो 5 मेंबर रिंग बनेगी ऐसा। तो यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, करेक्ट। फिर यहाँ पर इस कार्बोकैटायन में फिर क्या होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है यहाँ पर से, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट, मतलब आपके पास जो मिथाइल है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, मतलब आपका एक मिथाइल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगला जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बनेगा 5 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और CH3 जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है, तो यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट हो गया। अभी आपके पास आता है Br-, क्योंकि आपने HBr लिया था स्टार्टिंग में, अब Br- है वो कहाँ पर आ जाएगा, आपका H+ के पास में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा ये। तो यहाँ पर आपका एक CH3 है, यहाँ पर आपका एक CH3 है और यहाँ पर आगे आपका एक Br, करेक्ट। तो ये आप देख सकते हो कि ये ऑप्शन जो है वो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर रहा है, करेक्ट, कि जहाँ पर एक CH3 और Br एक साथ रहेंगे और अगली पोजीशन पे आपका CH3 होगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 है, एक करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट शो रेगुलरिटी व्हेन फ्रीक्वेंसी टू द पावर n, that is v की पावर n of x-rays emitted is plotted against atomic number z। तो फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन। तो ये ग्राफ है जिसमें v की पावर n वर्सेस z एटॉमिक नंबर, ये ग्राफ जो है वो डिनोट किया गया है, यानी रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर पता करना है द वैल्यू ऑफ n इज, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है, यू नो दैट, वो होता है रूट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z होता है, करेक्ट, एटॉमिक नंबर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v की पावर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप z बोल सकते हो, करेक्ट। तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करने की, n जो है वो रूट है, दैट इज नथिंग बट क्या होगा, 1/2। तो आपकी वैल्यू जो n की होगी वो 1/2 आएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट 1, नोरड्रेनिलिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर, एंड इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, करेक्ट, स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, क्योंकि नोराड्रेनिलिन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, करेक्ट। एंड दूसरा आपका स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, लो लेवल ऑफ नोराड्रेनिलिन इज नॉट द क्यूज ऑफ डिप्रेशन इन ह्यूमन, करेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, करेक्ट।
तो मतलब ये हुआ कि पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड्स कैन क्रिएट सिल्वर मिरर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो देखिए ये भी आपका फैक्ट बेस है, क्योंकि जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं करेक्ट, जो सिल्वर मिरर देते हैं उसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +3 होनी चाहिए या फिर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होना चाहिए। ठीक है, तो जिस ऑक्सो एसिड्स के अंदर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +1 होगा वो मतलब क्या करेंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा कंपाउंड है। तो आपको पता है कि हमारा जो कंपाउंड होगा H4P2O6 करेक्ट, ये वाला जो कंपाउंड है ये आपका सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, क्योंकि जब इसकी रिएक्शन आप Ag2O के साथ कराओगे तो यहाँ पर Ag क्या हो जाता है, सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करता है करेक्ट, सिल्वर मिरर। तो किसी भी ऑक्सो एसिड्स के लिए कंडीशन यही है कि आपका फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +3 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आपका होगा H4P2O5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड X अंडरगोज फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस टू गिव द लैक्टोन्स करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर कोई कंपाउंड X दिया हुआ है, यहाँ पर ये कंडीशन दी है। फर्स्ट कंडीशन में फॉर्मल्डिहाइड KH की प्रेजेंस है, सेकंड कंडीशन में आपका अल्कोहलिक KCN दिया हुआ है एंड थर्ड उसका हाइड्रोलिसिस करना है, तो आपका लैक्टोन बनता है Y करेक्ट। तो आपको फाइंड आउट करना है कि X क्या होगा करेक्ट। तो देखिए इसका भी यदि हम रिएक्शन देखें, मैकेनिज्म देखें, तो इसका मैकेनिज्म इस तरीके से होता है। देखिए ये CH3 होता है हमारा, पहले CH3 CH और CH3 एंड CHO, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग कंपाउंड होता है करेक्ट। इसकी रिएक्शन भी हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ करा रहे हैं, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये हमारा पहले एल्डोल बनेगा करेक्ट। तो एल्डोल बनेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH3 और यहाँ पर बन जाता है CH2OH और यहाँ पर हमारा रहता है C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी आ गया है यहाँ पर और OH फंक्शनल ग्रुप भी है, तो इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इस प्रोडक्ट का नाम होता है एल्डोल। ठीक है, तो इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा बन गया है एल्डोल, जिसके लिए इसका नाम है एल्डोल रिएक्शन। अब एल्डोल के बाद इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, KCN के साथ कराते हैं। ठीक है, KCN। जब हम इसकी रिएक्शन KCN के साथ कराएंगे तो हमारा अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2OH एंड CH3 एंड CHNOH और यहाँ पर आ जाता है आपका CN करेक्ट, यानी साइनोहाइड्रीन। इस कंपाउंड का नाम है साइनोहाइड्रीन। अब इस साइनोहाइड्रीन ठीक है की रिएक्शन, यानी हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो मैं ऊपर की तरफ मुँह कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसका करेंगे हम हाइड्रोलिसिस। तो जब जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो जैसे हाइड्रोलिसिस करते हो तो जो CN जो है वो जो आपका कंपाउंड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगला जो कंपाउंड बनेगा आपका वो ये बनेगा CH3 CH2OH एंड यहाँ पर आएगा आपका CH3 और ये है आपका CH और ये वाला जो है CN जो था वो बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, OH है करेक्ट। तो ये कंपाउंड बन चुका है करेक्ट, और इस कंपाउंड को ठीक है से क्या बनेगा, आपका लैक्टोन बनेगा करेक्ट। तो इस कंपाउंड से आपका ये बन जाएगा लैक्टोन। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो प्रोडक्ट होगा जो आपको बताना है X क्या होगा। ठीक है, तो X आपका क्या होगा, दिस इज दी X। तो ये फाइंड आउट करना है, तो ये किससे मैच कर रहा है हमारा, तो आप देख सकते हो ये जो है ये हमारा है ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है
ऑर्डर दी कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ऑर्डर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताना है आपको, करेक्ट, कि कौन से सही है कौन सा गलत है। एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी और ई, करेक्ट। तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं। ऑप्शन ए में देखिए के एफ दिया हुआ है, करेक्ट, और आपको के आई दिया हुआ है। तो इधर देखिए के तो सेम है और फ्लोरीन की साइज़ क्या है, छोटी है, आयोडीन की साइज़ क्या है, बड़ी है। तो बड़ी साइज़ वाला क्या होना चाहिए, कोवलेंट होना चाहिए, करेक्ट, और छोटी साइज़ वाला क्या होना चाहिए, आयनिक होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है, करेक्ट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में आप देखोगे तो कैसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था के आई कोवलेंट होना चाहिए था, के एफ जो है वो आपका लेस कोवलेंट यानी आयनिक होना चाहिए था। ये फाजान रूल के ऊपर डिपेंड करता है और फाजान रूल में आपका स्मॉलर कैटाइन चाहिए और बिगर एनाइन चाहिए कोवलेंट करैक्टर के लिए, करेक्ट। तो मतलब ऑप्शन 1 जो है वो आपका सही नहीं है, ये ऑप्शन 1 ऐसा होना चाहिए था, करेक्ट। लिथियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड, तो लिथियम फ्लोराइड क्या होना चाहिए, कोवलेंट, और पोटेशियम फ्लोराइड क्या होना चाहिए, आयनिक होना चाहिए। तो ये ऑर्डर तो ठीक है बट फर्स्ट ऑर्डर जो है वो सही नहीं है। तो मतलब इसको हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, करेक्ट। ये हमारा मतलब सही नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं हम लोग, करेक्ट। तो बी ऑप्शन में क्या दिया है देखिए, तो पोटेशियम फ्लोराइड दिया हुआ है और पोटेशियम आयोडाइड दिया हुआ है। तो आपको कोवलेंट बताया कि पोटेशियम आयोडाइड कोवलेंट है, तो यहाँ पर ये करेक्ट बताया है क्योंकि के एफ जो है वो आयनिक है और के आई आयोडीन की साइज़ बड़ी है तो वो कोवलेंट होगा, तो ये करेक्ट है। और इसके साथ दूसरा कॉम्बिनेशन दिया है लिथियम फ्लोराइड इज ग्रेटर कोवलेंट करेक्टर देन द के एफ। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर फ्लोरीन तो सेम है लेकिन पोटेशियम के कंपैरिजन में लिथियम की जो साइज़ होती है वो क्या होती है, स्मॉलर होती है, करेक्ट। तो लिथियम छोटा है और पोटेशियम क्या है आपका बड़ा है। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है करेक्ट दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है ही है, करेक्ट। तो बी भी अपना अच्छा है, करेक्ट, यानी ये सही है। उसके बाद सी भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए SnCl4 दिया हुआ है और SnCl2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर Sn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करोगे तो यहाँ पर +2 है और यहाँ पर क्या है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यू नो दैट ग्रेटर विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रेटर विल बी द कोवलेंट करेक्टर, क्योंकि आपका कैटाइन स्मॉलर हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब ये भी सही दिया गया है, करेक्ट। तो उसके बाद दूसरा जो कपल है वो है आपका CuCl और NaCl। तो यहाँ पर भी सही दिया गया है, करेक्ट, क्योंकि NaCl जो है वो तो आयनिक है, करेक्ट, और कॉपर के साथ जो है CuCl है वो आपका कोवलेंट है, करेक्ट। तो मतलब ऑप्शन सी जो दिया है वो भी आपका क्या है, सही गिवन है, करेक्ट। अभी हम डी को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो अभी हम डी को चेक करेंगे। तो ऑप्शन डी में देखिए लिथियम फ्लोराइड ग्रेटर देन के एफ दिया हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए आपका फ्लोरीन तो सेम है, लिथियम जो है ज़्यादा कोवलेंट होगा, ये तो यहाँ तक तो ठीक दिया है, करेक्ट। लेकिन इसका सेकंड देखिए CuCl और NaCl, तो यहाँ पर देखिए रिवर्स दिया हुआ है, करेक्ट। तो मतलब आपका ऑप्शन डी जो है वो भी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ई भी चेक कर लेते हैं, करेक्ट। तो ऑप्शन ई क्या है देखिए, के एफ दिया हुआ है, उससे ज़्यादा कोवलेंट होगा के आई, बिकॉज के तो सेम है यहाँ पर, लेकिन हैलोजन जो है आयोडीन ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, इसके लिए ये क्या होगा, कोवलेंट होगा। तो ये ऑर्डर जो है करेक्ट है। एंड उसके बाद जो दिया हुआ है CuCl और NaCl, तो ये भी पता आपको NaCl क्या है, आयोनिक है, और CuCl कोवलेंट है। मतलब ऑप्शन नंबर ई जो है वो भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो ये इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है एंड ई ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फ्रियोन्स। तो ये फ्रियोन्स के बारे में बताना है कि फ्रियोन्स के लिए कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन देखिए, दीज आर द रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन मोनोऑक्साइड, जो कि क्या है, रॉन्ग है। दूसरा है, दीज आर द केमिकल्स क्योजिंग स्किन कैंसर, बोल रहा है कि इनसे स्किन कैंसर होता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। एंड दीज आर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कंपाउंड, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि फ्रियोन्स इज नथिंग बट क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, ऑल रेडिकल्स आर कॉल्ड फ्रियोन्स, ये भी क्या है, गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, थर्ड वन, क्योंकि फ्रियोन्स इज नथिंग बट क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट, जब फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट का डिप्रेशन देखते हैं तो इसमें आपको बताना है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये बिल्कुल क्या है, सही ऑप्शन है, करेक्ट, कि वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का क्या हो जाता है डिप्रेशन में, कम हो जाता है देन द प्योर सॉल्वेंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप ग्राफ देखते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तो देखिए ग्राफ आप देखोगे तो ये तो आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट का है, और ये आपका क्या होता है, सॉल्यूशन का होता है, करेक्ट। तो देखिए सॉल्यूशन का जो है वो क्या होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, ये पॉइंट पे, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर लेस देन होगा देन द प्योर सॉल्वेंट, करेक्ट। दूसरा आता है, दूसरा ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन, जो कि क्या है, रॉन्ग है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3, ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फ्रीजिंग होते हैं, एंड ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉलिडिफाइड एट द फ्रीजिंग पॉइंट। ये बिल्कुल क्या है, सही है, करेक्ट, यानी आपका डी भी क्या है, सही ऑप्शन है, एंड ई क्या है, डी भी सही ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दो ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो उसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए थर्ड वन, यानी ए एंड डी ओनली। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू प्योर सॉल्वेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑकर्स, करेक्ट, क्लियर। तो इसके लिए हमारे दो ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, फॉर कोलाइडल पार्टिकल्स द वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर एज कंपेयर टू वैल्यू शोन बाय द ट्रू सॉल्यूशन एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। तो इसके हिसाब से हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो तो हमारा ट्रू है ना, बट स्टेटमेंट सेकंड भी देख लेते हैं, करेक्ट। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या है, फॉर कोलाइडल पार्टिकल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर ऑफ द सेम चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल, करेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स है। एक्चुअली में जो आपके जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर, ये तो यहाँ तक करेक्ट है, बट यहाँ पर सेम चार्जेस दिया हुआ है, तो सेम चार्जेस के बीच में नहीं है, यानी अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, यानी प्लस और माइनस के बीच में जो लेयर बनेंगी फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल, करेक्ट। तो इसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू है बट स्टेटमेंट सेकंड इज क्या है, फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पर क्या होना चाहिए थे, अपोजिट चार्जेस होने चाहिए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक असर्शन दिया हुआ है, असर्शन ये है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज स्लो रिएक्शन, यानी जब आप हाइड्रोलिसिस अल्काइल क्लोराइड का कराते हो तो रिएक्शन स्लो होती है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेज, बिकॉज क्योंकि आयोडीन जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप से है, करेक्ट, क्योंकि आयोडीन की साइज ज़्यादा होती है क्लोरीन की कंपैरिजन में, इसलिए वहाँ पर रेट क्या होगी आपकी, ज़्यादा रहेगी। एंड रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन भी देख लेते हैं, आई माइनस इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज ए गुड लिविंग ग्रुप, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, अपने आप में सही है कि भाई वो बेटर लिविंग ग्रुप में आता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, करेक्ट, यानी दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे क्या है, सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। तो ये देखिए क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हैज़ बीन कैलकुलेटेड टू बी 3.87 बोर मैग्नेटन द मेटल इज, मतलब आपको एक थंब रूल बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर बोर मैग्नेटन आपको देखना है कि वो वैल्यू दिया हुआ है आपको 3.87, करेक्ट। तो आप 0.87 को मतलब ये 0.87 है वो नियरली 4 के करीब है, करेक्ट, लेकिन जब आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो आपको उससे पॉइंट से पहले की वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर 3 जो है वो आपका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तो आप यहाँ पर जब n कैलकुलेट करोगे तो आपका 3 आएगा, करेक्ट। तो वो देखना है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में 3 आ रहे हैं, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए सबसे पहले आप बोर मैग्नेटॉन निकालोगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है म्यू बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू क्या होता है, √n
और ये होता है n+2, ये वाला फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, करेक्ट। और इसके इक्वल आपको दिया गया है, वैल्यू कितना दिया है 3.87 दिया हुआ है, करेक्ट। तो ये कब आएगा, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड यानी n की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 3 आनी चाहिए। तो 3 क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 आने चाहिए, करेक्ट। तो ये चेक करेंगे 3 किस में आएगा। तो सबसे पहले हम क्रोमियम की बात करते हैं, क्रोमियम 2+, करेक्ट। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखोगे तो ऑर्गन यहाँ पर 18 हो जाता है, उसके बाद में 3D4 होता है, करेक्ट। तो 3D4 होने का मतलब ये हुआ कि आप जो बॉक्स डायग्राम देखोगे, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, करेक्ट। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो कैसे होंगे 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 4 आ रही है, मतलब हमारा क्रोमियम जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, करेक्ट। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा है टाइटेनियम, टाइटेनियम 2+ लिखा हुआ है, करेक्ट। तो ये इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आर्गन, ठीक है, उसके बाद में आपका 3D2 आता है, करेक्ट। का मतलब ये हुआ कि इस बार D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो यहाँ पर देखिए 1 एंड 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वैनेडियम। तो देखिए वैनेडियम ऑप्शन है वैनेडियम 2+। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 23 है, तो यहाँ पर क्या होगा 3D3 आएगा। तो मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो D में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 1 2 और 3। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, करेक्ट। और उसके बाद में जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपका मैग्नीज। तो हम मैग्नीज में भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो Mn2+, इसका 25 एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर Ar आएगा और यहाँ पर 3D कितना आएगा, 5 आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो रहेंगे 5, करेक्ट। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, n = यहाँ पर 5 आएगा, ओके। तो यहाँ पर 3 किस में आ रहा है, वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हो 3 जो है हमारा आ रहा है वैनेडियम के अंदर, करेक्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, वैनेडियम 2+। तो ये थे हमारे 20 MCQ क्वेश्चन जो हमारे फर्स्ट सेक्शन में थे। और उसके बाद आता है सेक्शन नंबर B, जिसमें स्टूडेंट को चॉइस गिवन है, जिसमें से आपको 10 न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसमें आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, करेक्ट। तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या था। तो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन ये है, व्हेन FeO, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड जो है कंपाउंड दिया गया है, लेकिन वहाँ पर आपको ये क्या है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड है, जिसमें आयरन दिया हुआ है 0.93% के अंदर, यानी 93% है। इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट कवर्स टू Fe2O3, कन्वर्ट्स टू Fe2O3। तो ये Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, तो आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। पहला है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeO इज, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 0.79, ये होगा क्या। ऑप्शन नंबर बी में पूछा गया है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ इन 1 मोल ऑफ FeO इज 0.79 एंड 0.14 रेस्पेक्टिवली। और थर्ड बताया गया है FeO इज मेटल डेफिशिएंट विद लैटिस कंप्राइजिंग ऑफ क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइड आयंस। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है डी, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ इन FeO इज 85% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखो ऐसे होगा। सबसे पहले आपको दिया हुआ है FeO दिया हुआ है, जिसमें Fe का 0.93 आपको नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर दिए गए। तो सबसे पहले इसका चार्ज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड जो दिया गया है वो है Fe2O3। तो Fe2O3 मान करके इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए Fe2O3 मानेंगे तो क्या होगा 2x, क्योंकि Fe के एटम कितने हैं, 2 है, x उसका क्या मान लेते हैं, चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.93, ठीक है, और -x उसमें से निकाल देंगे, करेक्ट। तो ये 3 आपका क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा, करेक्ट। तो 2x तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आयरन आ जाएंगे, और ऑक्सीजन जो है Fe2O3 में, तो वो कितना होगा 0.93 में से -x कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये ऑक्सीजन होगा। और ये टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा, ये आपका 2 आता है, करेक्ट। टोटल कितना होगा 2। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे इसको,
तो माइनस एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0.93 करेंगे तो ये आता है 2, और x की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आता है आपका 0.79, करेक्ट। तो x की वैल्यू आपको 0.79 मिल रही है, मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये है कि 0.79 जो आपको मिला है ये है नंबर ऑफ Fe2+ आयंस आपको मिले हुए हैं, करेक्ट। तो आपको निकालना है कि नंबर ऑफ Fe+3 आयन कितने होंगे, तो आप क्या करोगे 93 माइनस x करोगे तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके 0.14, ठीक है। ये आएंगे नंबर ऑफ Fe3+ आयन आपके मिल जाएंगे, करेक्ट। तो अभी आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 0.79, करेक्ट। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Fe3+ आयन इन FeO लैटिस मेटल डेफिशिएंसी अकर, तो आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कंपोजिशन निकालोगे तो कैसा आएगा अभी, तो देखिए परसेंटेज कंपोजिशन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। Fe2+ आयन, तो Fe2+ आयन का परसेंटेज कितना होगा, उसका अमाउंट है 0.79, टोटल अमाउंट था आपका 0.93 इंटू 100 करेंगे, करेक्ट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आता है आपका 85%, करेक्ट। सिमिलरली Fe+3 आयंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसका परसेंटेज, करेक्ट। तो वो कितने होंगे, तो उसका जो अमाउंट था वो था 0.14 आउट ऑफ 0.93 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारा 15%, करेक्ट। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर है जो मैच कर रहा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ इन FeO इज कितना होगा 85% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, इसमें नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज़्यादा होगा और वो बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट उतना ही क्या होगा, कम होगा, करेक्ट। दूसरा ऑप्शन जो दिया है वो दिया हुआ है द हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी हायर इज द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट, और थर्ड जो दिया हुआ है वो है एट लोअर टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर shows more change in the value of K than at higher temperature, correct। एंड लास्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन दिया हुआ है ए प्लॉट ऑफ Ln वर्सेस 1/T K, Ln K वर्सेस 1/T इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी आरएनएस इक्वेशन है विद स्लोप इक्वल टू -EA/R, करेक्ट। तो इसमें देखना है कि कौन सा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो आपका आरएनएस इक्वेशन पे है। तो सबसे पहले हम आरएनएस इक्वेशन को देखेंगे, करेक्ट। तो आरएनएस इक्वेशन होता है K इजिकल टू A.E⁻⁻EA/RT, ये हमारा आरएनएस इक्वेशन फॉर्मूला है। तो हियर आप देख सकते हो हियर क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी यदि आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपका K की वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। तो इसको Ln में बदलेंगे तो क्या होगा, Ln K इजिकल टू Ln A आता है -EA/RT, ये फॉर्मूला आएगा हमारा। अब स्लोप, यहाँ पर हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप हमारा क्या होगा, तो देखिए स्लोप ऑफ Ln K वर्सेज क्या आएगा 1/T, जो कि नथिंग बट क्या होगा -EA/R होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, द हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी हायर इज द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो हमारा जो करेक्ट फॉर्मूला जो बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। तो जब हम देखते हैं कि प्लॉट ऑफ Ln K वर्सेस, तो ये प्लॉट आप देखना चाहो तो ये ऐसा रहता है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा Ln K, करेक्ट, वर्सेस यहाँ पर आता है आपका 1/T, करेक्ट। तो जो आपका जो स्लोप होगा, स्लोप आपका इस तरीके से होगा, करेक्ट। तो जो किसके इक्वल होगा, स्लोप इजिकल टू, तो ये हो जाएगा हमारा स्लोप इजिकल टू -EA/R के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है
फॉर इंडिपेंडेंट प्रोसेस एट 300 केल्विन। तो यहाँ पर प्रोसेस दिए हुए हैं, प्रोसेस है हमारा A, B, C और D, करेक्ट। इसके अंदर डेल्टा H की वैल्यू दी है किलो जूल पर मोल, और एक कॉलम में दिया हुआ है आपका डेल्टा S मतलब एंट्रोपी वैल्यू जूल पर केल्विन में दी हुई है, करेक्ट। तो ये डेटा आपको गिवन है, सिर्फ बताना है द नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इज। तो आपको मतलब गिब्स एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, करेक्ट। और गिब्स एनर्जी के बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन से जो प्रोसेस होंगे वो स्पॉन्टेनियस होंगे और कौन से प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। तो देखिए, तो आपको पता है कि गिब्स एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो ये है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोसेस ए के लिए देखेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से डेल्टा जी निकालोगे तो क्या होगा, -25 दिया हुआ है और ये किलो जूल में है तो हम जूल में कर लेंगे। तो 10⁻³ माइनस टेम्परेचर यहाँ पर 300 दिया हुआ है, करेक्ट। और डेल्टा एस जो दिया हुआ है -80, ये ऑलरेडी जूल में है, करेक्ट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू बन के आती है -25, यहाँ पर तो 000 आ गया, n+24,000, करेक्ट। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आती है -1000, करेक्ट। तो -1000 क्या आ रहा है, -1000 इज नथिंग बट डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, <0 आ रही है, करेक्ट। तो मतलब ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, करेक्ट। तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आना मतलब स्पॉन्टेनियस होगा। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है आपका स्पॉन्टेनियस होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर -22 दिया हुआ है, करेक्ट। तो इसको भी हम 10⁻³ करेंगे क्योंकि ये सारे किलो जूल में है तो जूल में कन्वर्ट करेंगे हम इनको, ठीक है। -300, करेक्ट, और मल्टीप्लाई बाई 40 करेंगे, करेक्ट। इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाता है -22,000 -12,000, करेक्ट। तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी -34 आ जाएगा, करेक्ट। कितना आ जाता है, -34,000। तो इस केस में भी आपने देखा है कि डेल्टा जी की जो वैल्यू है आपको मिल रही है <0। तो ये भी हमारा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अभी प्रोसेस सी देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम डेल्टा जी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 दिया हुआ है इंटू 10⁻³ होगा, -300 है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे -50 से। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 25,000 और ये भी प्लस हो जाएगा, ये 15,000 इजिकल टू ये वैल्यू आती है 40,000, करेक्ट। तो ये 40,000 है, तो इसका मतलब है इसमें क्या आ रहा है आपका, डेल्टा जी की वैल्यू >0 आ रही है। मतलब ये आपका क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, करेक्ट। एंड लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो डेल्टा जी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 22 इंटू 10⁻³ आएगा, करेक्ट, एंड -300 और इसका ब्रैकेट में कितना आएगा, 20 आएगा। तो जब ये आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये आ जाता है आपका 22,000, ये प्लस में आएगा, -3 × 6 तो ये 6,000 आ रहा है। तो ये वैल्यू भी आपकी कितनी आ रही है, 16,000 प्लस में आ रही है। मतलब यहाँ पर डेल्टा जी वैल्यू है >0 आ रहा है। मतलब ये प्रोसेस भी आपका क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, करेक्ट। तो हमने यहाँ पर देखा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रोसेस जो हैं मतलब हमारे स्पॉन्टेनियस हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, करेक्ट। तो यहाँ पर इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना है कि कितने प्रोसेस यहाँ पर हैं। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 2, करेक्ट। कि यानी 2 ऐसे प्रोसेस हैं ए और बी जो स्पॉन्टेनियस होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज डिजोल्व इन ए डीआयोनाइज्ड वाटर टू प्रिपेयर ए 450 ml stock solution and what volume of this solution would be required to produce 500 ml of 0.1 molar solution। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मतलब वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, और मोलरिटी वगैरह आपको गिवन है, करेक्ट। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मोलरिटी ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, तो मोलरिटी ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 5 यानी आपको दिया है ग्राम डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी 40
डिवाइड बाई वॉल्यूम 450 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, करेक्ट। तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 50 डिवाइड बाई 4 इंटू 45, ठीक है, इज इक्वल टू 10/36 मोलार, करेक्ट। तो इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, करेक्ट। तो जो हमारा नॉन है और अननोन सॉल्यूशन है वो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, यानी 36 डिवाइड ये आएगा हमारा 10/36 इंटू वॉल्यूम, करेक्ट। ये वॉल्यूम जो है हम कैलकुलेट करेंगे हम, इज इक्वल टू कितना मोलरिटी है, 0.1 मोलार है, कितने वॉल्यूम में है, 500 में। तो यहाँ से हमको V फाइंड आउट करना है, तो कितना हो जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 50 इंटू 36 डिवाइड बाई 10 करेंगे, करेक्ट। तो ये आ जाता है हमारा कैलकुलेट होकर के 180 ml, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा 180 ml। तो इसका करेक्ट आंसर है 180 ml। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, इफ़ वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पाश्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 720 नैनोमीटर, देन द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ दिस सीरीज इन इज नैनोमीटर। तो जिस नियरेस्ट इंटीजर आपको बताना है। तो यहाँ पर हम आपको वेव नंबर वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, करेक्ट। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है यू नो दैट कौन सा लगता है, 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू Z², करेक्ट, यानी Z² आएगा, और 1/n1² माइनस 1/n2²। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Z हाइड्रोजन के लिए जो Z वैल्यू होती है वो होती है 1, करेक्ट। और फर्स्ट यदि हम लाइन देखेंगे, करेक्ट, पाश्चन सीरीज में, तो आप देख लीजिए, मैं आपको सीरीज बना के बताता हूँ। ये हमारा फर्स्ट है जहाँ पर n इजिकल टू 1 है, ये हमारा सेकंड लाइन है जहाँ पर n इजिकल टू 2 है, यहाँ पर हमारा थर्ड लाइन है जहाँ पर n इजिकल टू 3 है, ये हमारा फोर्थ लाइन होगा जहाँ पर n इजिकल टू कितना होगा, 4 होगा, ये हमारा फिफ्थ लाइन है जहाँ पर n इजिकल टू कितना होगा, 5 होगा। तो यू नो दैट जब फर्स्ट में आता है लाइन तो उसको हम लाइमन बोलते हैं, दूसरे में आता है उसको बाल्मर बोलते हैं, तीसरे में जो आ रहा है उसको पाश्चन बोलते हैं। तो ये हमारी जो लाइन है ये पाश्चन सीरीज है, करेक्ट। तो फर्स्ट लाइन जो है पाश्चन की, उसके लिए हमारा 4 से कहाँ आ रहा है, 4 से 3 में आ रहा है, करेक्ट। तो ये हमको पता चल गया। तो 1/λ इज इक्वल टू क्या होगा, r इंटू 1², क्योंकि z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, 1/3² माइनस 1/4², करेक्ट। तो यहाँ पर 1/λ, करेक्ट। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है जो 7 नैनोमीटर दिया हुआ है, तो 1 डिवाइड बाई 720 इज इक्वल टू r, ये रिडबर्ग कांस्टेंट, करेक्ट। और ये आ जाएगा अपना 7 डिवाइड बाई 144, करेक्ट। इसका एलसीएम ले लोगे, करेक्ट, तो ये 144 आ जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 1 बना है। ऐसे ही हमको इक्वेशन 2 कर लेना है और फिर उसको दोनों को कंपेयर कर लेना है। तो देखिए इक्वेशन 2 हमारा क्या होगा, इक्वेशन 2 भी निकाल लेते हैं। तो 1/λ यानी सेकेंड लाइन हमारी क्या होगी, सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन हमारी आ रही है 5 से 3 आएगी, करेक्ट। तो यहाँ पर हम वही यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ r इंटू 1, और ये हो जाएगा हमारा 1/3² माइनस 1/5 का स्क्वायर, करेक्ट। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1/λ इज इक्वल टू r 16 कितना आ जाता है, ये 225 आ जाता है, करेक्ट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अभी हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, करेक्ट। तो इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, लैम्डा बाई क्या होगा, 720 इज इक्वल टू 7/144 मल्टीप्लाई बाई 225 डिवाइड बाई 16, उसको डिवाइड कर दिया हमने। तो यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है वो आती है 492.18, करेक्ट। तो यहाँ पर जो हमारा जो वेवलेंथ आ रहा है वो आ रहा है 492.18। तो हमारा जो आंसर होगा वो है 492.18।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है, यूरेसिल इज ए बेस प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में एक बेस होता है जिसका नाम यूरेसिल है, विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है, परसेंटेज नाइट्रोजन निकालना है यूरेसिल के अंदर। तो इसमें परसेंटेज नाइट्रोजन कितना होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर हमको पता है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, करेक्ट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यदि आप चेक करोगे, ठीक है, ऑफ यूरेसिल, तो ये होता है आपका C4N2H4O2, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, करेक्ट। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट, तो वो मिलेगा आपको 112, करेक्ट, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, करेक्ट। तो इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 112 ग्राम ऑफ यूरेसिल, ठीक है, कंटेन, उसमें हमारा नाइट्रोजन कितना है, तो 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 इंटू 1 का नाइट्रोजन का 14 होता है, तो ये 28 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि परसेंटेज नाइट्रोजन कितना होगा, ठीक है, परसेंटेज नाइट्रोजन कितना होगा 100% के लिए, तो 2 इंटू 14 डिवाइड बाई 112 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 100, करेक्ट। तो ये परसेंटेज निकल के आती है यहाँ पर 25%, करेक्ट। तो 25% जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज x इंटू 10⁻⁵ व्हेन 25 ml ऑफ 0.2 मोलर CH3COONA मतलब सोडियम एसिटेट सॉल्यूशन इज मिक्स विद 25 ml ऑफ 0.02 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। द pH ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी इक्वल टू 5। द वैल्यू ऑफ x इज, तो आपको x की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, एक ये हमारा बफर सॉल्यूशन है, करेक्ट। बफर सॉल्यूशन का pH कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर Ka गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो है x इंटू 10⁻⁵, जो कि क्या है, वीक एसिड है। और इनकी जो रिएक्शंस होंगी, तो देखिए एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो ये पार्शियली डिसोशिएट होता है, तो ये बनाएगा आपका CH3COO- N प्लस H+ देगा, करेक्ट, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन भी आपको दी गई है, कितनी होती है 0.02 मोलर एंड 25 ml आपको गिवन है। सिमिलरली सोडियम एसिटेट का, ठीक है, भी कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है, वो है 0.2 मोलर, करेक्ट, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एंड उसका भी 25 ml गिवन है, करेक्ट। तो pH निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका pKa एन प्लस log सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई एसिड कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर आपका क्या है, एसिडिक बफर है, तो एसिडिक बफर के लिए हिंडरसन इक्वेशन लागू होता है, और ये हिंडरसन इक्वेशन है, करेक्ट। तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, हिंडरसन इक्वेशन, करेक्ट। तो ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं सभी, करेक्ट। तो देखिए 5 pH 5 दिया हुआ है, एंड pKa प्लस log कितना होगा 0.2 इंटू 25, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है, डिवाइड बाई एसिड 0.02 इंटू 25, करेक्ट। तो ये आ जाता है आपका pKa प्लस log 10 आ जाता है, करेक्ट। तो pKa इजिकल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर pKa कितना है 4 है, तो Ka इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो 10⁻⁴ आएगा, करेक्ट। तो 10⁻⁴ इज नथिंग बट, क्या बोल सकते हैं, 10 इंटू 10⁻⁵ भी कर सकते हैं इसको, करेक्ट। तो इसके में x का हमको कैलकुलेशन करना था कि x की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर x की जगह पे हमारा आ गया है 10, ठीक है। तो हमारा x की जगह पे कितना आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है, वही आपको फाइंड आउट करना था। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि आपका वैल्यू जो है वो x इंटू 10⁻⁵ आ रहा है, तो वहाँ पर x निकालना था। तो x हमारा सेम पावर के अंदर निकालना है, क्योंकि वो पावर हमारी जो मिली थी वो 10⁻⁴ मिली थी, लेकिन क्वेश्चन में 10⁻⁵ दिया हुआ है,
तो इसके लिए हम 10⁵ में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाता है। तो x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू हमारी 10 आ गई है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म इन दी फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ पर हमको सिल्वर क्लोराइड के कितने मोल बनेंगे वो हमको कैलकुलेट करना है, करेक्ट। तो कितने बनेंगे वो हम अभी चेक करेंगे। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है Cl, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर H है, फिर यहाँ पर बेंजीन रिंग दिया हुआ है, करेक्ट, यहाँ पर Cl दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक Cl है, देन 1 2 3 और एक यहाँ पर Cl है। यदि इसको हम नंबर कर दें तो ये हमारा एक पोजीशन नंबर 1 क्लोरीन है, ये हमारा पोजीशन नंबर 2 क्लोरीन है, और ये हमारा पोजीशन नंबर 3 क्लोरीन है, और ये हमारा 4th क्लोरीन है, करेक्ट। तो इन सभी क्लोरीन में जब हम देखेंगे तो Ag के साथ कौन सा रिप्लेस होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर ट्रीटमेंट विद सिल्वर नाइट्रेट Cl माइनस रिमूव एंड पॉसिबल कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म। तो जो भी Cl यहाँ से निकलेगा तो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पोजीशन पहले 1 पर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पोजीशन 1 में क्या होगा, फिनाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। यदि ये यहाँ से जाता है, ठीक है, पोजीशन नंबर 1 में देखेंगे तो पोजीशन नंबर 1 में यदि ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है तो डबल बॉन्ड के ऊपर वाला है जो है कनेक्टेड है, तो ये विनाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या बनेगा, विनाइलिक कार्बोकैटायन क्या होगा, फॉर्म होगा, करेक्ट, फॉर्म होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, करेक्ट। सो नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, करेक्ट। अब ऐसे ही पोजीशन नंबर 2 में भी हम देख लेते हैं कि पोजीशन नंबर 2 में क्या होगा। यदि पोजीशन नंबर 2 देखिए, ये यदि यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, तो क्या बनेगा फिर, sp2 हाइब्रिडाइज पॉजिटिवली कार्बन यहाँ पर बन जाता है। मतलब क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, कार्बो कैटायन बनेगा, वो भी क्या है, इज अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल होगा। सो ये भी फॉर्म नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, करेक्ट। तो हमारे ऑप्शन, 2 ऑप्शन जो हैं पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2, ये दोनों हमारे लिए क्या हो गए हैं, निकल गए हैं, कि मतलब ये नॉट पॉसिबल है। अभी हम देखते हैं हमारा 3rd पोजीशन, करेक्ट। तो 3rd जो क्लोरीन है उसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पोजीशन हम कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन 3, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें क्या फॉर्म होगा, फॉर्म्स 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है, विच विल बी इन कॉन्जुगेशन विद रिंग, जो क्या होगा, विल बी कॉन्जुगेशन, ठीक है, विद रिंग। तो वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा, करेक्ट। क्योंकि ये निकलने से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो बेंजीन रिंग से ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो वो कॉन्जुगेशन में रहेगा। मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, करेक्ट, यानी ये स्टेबल होगा। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है, और पोजीशन 3 वो स्टेबल होगा। अब पोजीशन नंबर 4 भी देख लेते हैं। तो देखिए पोजीशन हमारा 4, तो उससे क्या फॉर्म होगा, वो जाता है तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, करेक्ट। तो यदि यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से यदि ये निकलता है तो इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो 3 डिग्री है, करेक्ट। तो ये यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है, विल फॉर्म। और यू नो दैट 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी क्या होता है, स्टेबल होता है, करेक्ट। तो मतलब ये पोजीशन भी हमारे लिए क्या है, सूटेबल है। तो इसमें ये पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म इन दी फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो कितने मोल बनेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा आएगा निकल करके वो आता है 2 मोल्स, करेक्ट, यानी सेकेंडरी और टर्सरी वाले। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 2 मोल। अगला क्वेश्चन है, द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन COCl42- in tetrahedral crystal field is En और T2N. तो sum of M and number of unpaired electron is, तो इसमें भी आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कोबाल्ट लिखेंगे। तो कोबाल्ट का यहाँ पर जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है आपका 2+, यहाँ पर 4 है
तो यहाँ पर Cl4 आएगा और बाहर क्या है 2 माइनस है, करेक्ट। तो यहाँ पर जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर, तो 4 माइनस, तो -4 उधर जाएगा तो यानी +4 हो जाएगा, इजिकल टू +4, तो यहाँ कोबाल्ट 2+ में है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कोबाल्ट 2+ में है, तो 2+ में होगा तो क्या होगा, कोबाल्ट का 28 नंबर है, तो 27 नंबर है, तो 3d7 एंड 4s2 होता है, तो यहाँ से 2 निकल गए हैं इलेक्ट्रॉन, तो मतलब CO2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 3d7 होता है, करेक्ट। तो मतलब ये हुआ कि D में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है, मतलब 2 पेड़ हैं, 3 अनपेड हैं। तो जब इसका स्प्लिटिंग होता है टेट्राहेड्रल फील्ड में, तो यू नो दैट टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है, Eg नीचे होता है, T2G ऊपर होता है, करेक्ट। तो देखिए D कॉन्फ़िगरेशन आप COCl42 माइनस इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल, तो इसमें क्या होगा, ऊपर होता है आपका T2 ऑर्बिटल और नीचे होता है आपका E ऑर्बिटल, करेक्ट। तो नीचे होंगे आपके 2 और ऊपर होंगे आपके 3 ऑर्बिट्स, ठीक है। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, तो 1 2 3 4, पहले ये नीचे भरेगा, फिर 5 6 और 7, ये इस तरीके से आता है, करेक्ट। तो यहाँ पर Eg में कितने होंगे और T2G में कितने होंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन देखिए आपका यहाँ पर, तो E में कितने होंगे, E में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4, और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, T2 में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। तो आपको ये बताना है M में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, करेक्ट। M मतलब E में बताना है, तो E में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 आ रहा है बेटा, करेक्ट। तो यहाँ पर E में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी अनपेड कितने होंगे, 0, तो इसका आंसर जो है वो आएगा 0, क्योंकि E के अंदर आप देखोगे सारे के सारे क्या हैं, E की पावर M लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, लेकिन T2 में जो N आएगा, मतलब वहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो यहाँ पर N की वैल्यू 3 आएगी, लेकिन यहाँ पर M की वैल्यू कितनी आ रही है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वो आएंगे यहाँ पर 0 आएंगे, क्योंकि ये सारे पेयर्ड है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 0। द सम ऑफ M एंड N, सॉरी यहाँ पर N भी करना है, तो सम करना है यहाँ पर, ठीक है, M और N का, ठीक है। देखिए वापस अनपेड इलेक्ट्रॉन का M और N का सम करना है, सॉरी, तो यहाँ पर सम भी करके देखना है। तो देखिए यहाँ पर सम कर लेते हैं, तो नीचे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, करेक्ट, यानी E4 में तो कुछ भी नहीं है, करेक्ट, वहाँ तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। तो टोटल लिखना है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, करेक्ट, टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज M प्लस N, ये दोनों पूछा है। तो M में तो हो गया 0 और N में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं अनपेड, 3 हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा बेटा, इसका आंसर है ना, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछा है, दोनों को सम करके बताना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, एट 298 केल्विन ए 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 मिलीमोल ऑफ क्रोम Cr2O7 2- यानी डाइक्रोमेटाइन दिया है, एंड 100 मिलीमोल ऑफ क्रोमियम 3+ शोज ए pH ऑफ 3, उसका pH कितना है, 3 है। यहाँ पर गिवन है कि Cr2 यानी डाइक्रोमेटाइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr3+ में हो रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया हुआ है 1.330 वोल्ट एंड 2.303 RT/F, और इसका जो वोल्टेज जो है वो दिया हुआ है 0.059 वोल्ट। द पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन इज x × 10⁻³ तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आपको नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देखिए जब आप एसिडिक कंडीशन में आप देखोगे रिएक्शन है, तो Cr2O7 2- क्या करता है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्रोमियम आयन में जाता है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रोमियम +6 से +3 में चला जा रहा है एंड +7H2O, करेक्ट। ये हमारी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जब आप नस्ट इक्वेशन लगाओगे तो नस्ट इक्वेशन होता है E = E0 - 2.303 RT/ क्या होगा 6, NF होता है, N यहाँ पर फैराडे, ठीक है, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6F आएगा, एंड लॉग यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर क्रोमियम कॉन्सेंट्रेशन आएगा 3+,
यहाँ पर 2 मोल है तो स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाई आपका क्या आएगा Cr2O7 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन भी, करेक्ट। यहाँ पर H प्लस के कितने हैं 14 मोल, तो यहाँ पर हम 14 से करेंगे, करेक्ट। और pH जो है ये गिवन है, pH इजिकल टू कितना है 3 है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी 10⁻³ आ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि pH इजिकल टू क्या होता है माइनस log ऑफ H, करेक्ट। तो pH कितना होता है, pH इजिकल टू माइनस log ऑफ H आयन होता है, तो यहाँ पर हम H आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो E इजिकल टू कितना आता है 1.330 माइनस 0.0592, जब भी आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो यही आता है 0.0592 डिवाइड बाई कितना आएगा 6 एंड लॉग 10⁻² कॉन्सेंट्रेशन है उसका, और ये आपका डाइक्रोमेट का 10⁻² और ये आएगा 10⁻42, करेक्ट। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है E इजिकल टू 0.917, दैट इज़ 917 इंटू 10⁻3। तो x की वैल्यू हमारी कैलकुलेट करनी थी, तो देखिए x की वैल्यू आ गई है हमारी, ये वाली वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 917, ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे हमारा सॉल्यूशंस। तो आज हमने देखा जेई मेन एग्ज़ाम जो थे उसके जो क्वेश्चन हैं हमने सॉल्व किए। तो ये 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया था, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन थे MCQ और सेक्शन बी में जो है वो 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे, इसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, करेक्ट। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि कोई सुझाव और सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।